दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी इंडियन औरत की है जिसने कंप्यूटर को भी हरा दिया था। कहानी की शुरुआत 1934 में बेंगलोर से होती है, जहां हम शकुंतला देवी नाम की एक 5 साल की लड़की को देखते हैं। एक दिन वो अकेले ही खेल रही थी और पास ही में उसका चचेरा भाई अपना मैथ का होमवर्क कर रहा था। जैसे जैसे वो गणित के नंबर को मल्टीप्लाई के लिए लिखता, शकुंतला उससे पहले ही उसका जवाब दे देती। वो उसका जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने उससे भी बड़ी संख्या लिखी और शकुंतला से उसका जवाब पूछा, तो उसने उसका भी जवाब चुटकियों में दे दिया। और हैरानी की बात तो ये थी कि शकुंतला सिर्फ नंबर को देखकर अपने माइंड में मल्टीप्लाई करके आंसर दे देती थी। फिर उसे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका चचेरा भाई उसे उसके माता पिता के पास ले आया और बड़ी ही उत्सुकता से शकुंतला के टैलेंट के बारे में उन्हें बताया। लेकिन उसके घर वाले भी हैरान थे, क्योंकि शकुंतला अभी 5 साल की थी और वो तो कभी स्कूल भी नहीं गई थी। लेकिन वो गणित के टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, और लिखकर नहीं, अपने दिमाग पर। और उसके पिता के दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया, और वो आइडिया ये था कि स्कूलों में जाकर शकुंतला से मैथ शो कराया जाए। उसके पिता ने शकुंतला को स्कूल ले जाने का फैसला किया, और वो वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि वो मैथ शो करेगी। वहाँ जाकर शकुंतला ने शिक्षकों और छात्रों के सामने अपना टैलेंट दिखाया। फिर शिक्षकों ने उससे कठिन से कठिन सवाल किए। उन सवालों को शकुंतला ने पल भर में सॉल्व कर दिया। वो टीचर खुश होकर उसे कुछ पैसे देते हैं, और इस तरह शकुंतला के पिता उसे अलग अलग स्कूलों में शो कराने ले जाने लगे। इन सब में शकुंतला ने अपना बचपन कहीं खो दिया था। वो इतनी छोटी उम्र में शो करके अपने घर वालों का पेट पालने लगी। उसके पिता के लिए उसकी बेटी से ज्यादा पैसे मायने रखते थे। शकुंतला धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी बहन को एक बीमारी थी। एक दिन उसकी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जब शकुंतला शो करके घर वापस आती है तो वो अपनी माँ से पूछती है कि आप लोग मेरी बहन को अस्पताल क्यों नहीं ले गए। लेकिन शकुंतला की माँ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। शकुंतला अपने घर वालों से नाराज थी, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है, और उसकी माँ उसकी बहन के लिए पिता से पैसे मांगने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। उसकी बहन के मर जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स से मन ही मन में नफरत करने लगती है। अगला सीन 1954 बेंगलोर में दिखाया जाता है। अब शकुंतला बड़ी हो गई है। वो अब भी बहुत सारी शो करती है। पहले तो इस शो में कुछ लोग शकुंतला का मजाक उड़ाते हैं, फिर शकुंतला उनकी सवालों का जवाब देकर उन्हें हैरान कर देती है। शो के बाद शकुंतला धीरज नाम के लड़के से पूछती है कि वो उससे शादी कब करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को काफी टाइम पहले से पसंद करते हैं। धीरज बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। शकुंतला को वहीं पर एक शादी का कार्ड मिलता है। वो कार्ड धीरज की शादी का था। शकुंतला ये देखकर उसके पैरों तले जमीन न रही, और फिर से धीरज वहाँ आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसके फादर ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। दरअसल वो इतने दिनों से शकुंतला को पागल बना रहा था। इस बात से शकुंतला को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो एक एयर गन से उसे गोली मार देती है। इन सब से बचने के लिए शकुंतला लंदन चली जाती है। शकुंतला वहाँ जाकर ताराबाई के हॉस्टल में रुकती हैं, जहाँ पर और भी सारे इंडियंस रुके हुए थे। अब उसे हॉस्टल का रेंट भरने के लिए काम की जरूरत थी। वो काम के लिए स्कूल, कॉलेज, मैजिक शो, यहाँ तक कि बार में भी जाती है। लेकिन उसकी 2 चोटियों और साड़ी को देखकर उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते और वहाँ से भगा देते। फिर एक दिन शकुंतला रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी जाती है, और यहाँ शकुंतला को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। वो अपने आंसर से सबको वहाँ चौंका देती है। उस सोसाइटी के बाहर उसे एक बंदा मिलता है। उसका नाम एवियर था। शकुंतला को उसका नाम समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने नाम की स्पेलिंग उसे बताता है। वो बताता है कि JAVIER। उसके नाम पर जे साइलेंट है, इसलिए शकुंतला उसके नाम पर बहुत हंसती है और उसे वो जे साइलेंट बुलाती है। वो शकुंतला से उसकी मैथ ट्रिक के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें यूनिवर्सिटी में कोई मैथ की ट्रिक सिखाई जाती है जो तुम इतनी आसानी से मैथ सॉल्व कर लेती हो। उसकी बात का जवाब देते हुए शकुंतला उसे बताती है कि यूनिवर्सिटी क्या, मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गई। शकुंतला की बात सुनकर जे साइलेंट हैरान रह जाता है, और फिर वो शकुंतला से कॉफी के लिए पूछता है। जे साइलेंट उसे बताता है कि मैं स्पेन से हूँ। फिर शकुंतला भी उसे अपने बारे में बताती है।
वो शकुंतला को शो दिलाने के लिए उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा वेस्टर्न बनना पड़ेगा। शकुंतला उसकी बात से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी संस्कृति में रहकर ही शो करूंगी, और जे साइलेंट उसकी इस बात से इम्प्रेस हो जाता है। अब वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो उसे अपने घर ले जाकर उसकी इंग्लिश परफेक्ट कराने लगता है। वो उसे बहुत सारी पार्टियों में लेकर जाता है और वहाँ शकुंतला अपनी मैथ की ट्रिक से सबका दिल जीत लेती है, और इस तरह उसकी पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब उसे लंदन में सब लोग जानने लगे थे। और फिर एक दिन उसकी माँ का खत ताराबाई हॉस्टल में आता है। इस खत में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उसे पढ़कर उसके पेरेंट्स के प्रति नफरत और बढ़ जाती है। उस खत में शकुंतला की माँ ने सिर्फ पैसों के बारे में बातें लिखी हैं और उन्हें एक बार भी ये नहीं पूछा कि शकुंतला कैसी है। इस बात से शकुंतला काफी दुखी हो जाती है। फिर शकुंतला अपनी माँ को खत लिखती है कि उनको उनके पैसे टाइम पर मिलते रहेंगे और आगे से वो शकुंतला को कोई खत ना लिखें। अब कुछ वक्त के बाद शकुंतला को द ब्रिटिश मेड कंप्यूटर होस्ट के साथ कंपटीशन के लिए बुलाया जाता है। ये कंपटीशन बहुत ही यूनिक होने वाला था, क्योंकि इतिहास में पहली बार कंप्यूटर और इंसान का मुकाबला होगा। इस प्रोग्राम को देश का हर आदमी देख रहा है। शकुंतला से सवाल किए जाते हैं और वो कंप्यूटर से पहले उन सवालों के जवाब दे देती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंसान कंप्यूटर से पहले सवालों को हल कर रहा था। फिर शकुंतला को एक सवाल दिया जाता है। वो उस सवाल के बारे में थोड़ा सोचती हैं और वो कहती हैं कि ये सवाल गलत है, और ये कहते ही कंप्यूटर से आंसर प्रिंट हो जाता है और ये मुकाबला शकुंतला हार जाती हैं। शकुंतला के मुताबिक ये क्वेश्चन गलत है और कंप्यूटर से कोई गलती हुई है, लेकिन उन सब का मानना था कि कंप्यूटर कभी गलती कर ही नहीं सकता। और वहाँ बैठा अंग्रेज शकुंतला की बेइज्जती करता है। और अगले दिन शकुंतला सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आती है और उसमें लिखा हुआ था कि ये सवाल सच में गलत था और कंप्यूटर से गलती हुई थी। उसने कंप्यूटर की भी गलती को पकड़ लिया था। यहाँ से शकुंतला का फेम आसमान छूने लगा था। दुनिया भर के शहरों में शकुंतला को शो करने के लिए बुलाने जाने लगा और बहुत ही जल्द वो अपना एक घर ले लेती हैं। इसी खुशी में वो अपने घर एक पार्टी रखती हैं, लेकिन शकुंतला की खुशी उदासी में उस पल बदल जाती है जब जे साइलेंट उसे बताता है कि अब वो हमेशा के लिए स्पेन जा रहा है। अब शकुंतला के पास कोई भी नहीं था, ना कोई दोस्त, ना उसका कोई अपना। फिर हम देखते हैं कि शकुंतला उसके छपे हुए हर आर्टिकल्स को संभाल कर रख रही है। उसके पास आज हर चीज है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन उसके पास कोई जिंदगी बिताने वाला नहीं है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 1968 में। मुंबई शहर में शकुंतला एक पार्टी अटेंड कर रही है जहां वो पारितोषित बनर्जी से मिलती है। वो शकुंतला को बताता है कि मैं कलकत्ता से बाहर कभी नहीं रह सकता, इसलिए वो वापस कलकत्ता जा रहा है। शकुंतला अब पारितोषित को पसंद करने लगी है, इसलिए वो भी उसके साथ कलकत्ता आ जाती है। फिर कुछ समय बाद वो एक दूसरे से शादी करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन इससे पहले पारितोषित शकुंतला के पेरेंट्स से मिलना चाहता है। वो उनसे उनका आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन शकुंतला अपने पेरेंट्स से आज भी नफरत करती है। वो पहले तो उनके पास जाने से मना कर देती है, लेकिन पारितोषित उसे मना लेता है। शकुंतला पारितोषित के साथ बेंगलोर जाती है और वहाँ वो अपने घर से कुछ दूरी पर गाड़ी रोक देती है। वो पारितोषित को अपने घर का रास्ता बता देती है, लेकिन वो खुद अपने घर जाना नहीं चाहती। उसके मन में आज भी अपने पेरेंट्स के लिए गुस्सा है। फिर वो दोनों शकुंतला के पेरेंट्स से मिले बिना ही शादी कर लेते हैं। 1 साल बाद शकुंतला एक बेटी को जन्म देती है। उसका नाम वो अनुपमा रखते हैं। वो तीनों एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 1998 में। यहाँ हम शकुंतला की बेटी अनुपमा को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ घर देखने आई है। वहाँ का मकान मालिक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि अनुपमा द ग्रेट मैथमेटिशियन शकुंतला की बेटी है। लेकिन अनुपमा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो उस मकान मालिक को सुनाने लग जाती है। वो इनसे कहता है कि ये घर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कल आपके बच्चे होंगे तो ये घर आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अनुपमा उसकी बातें सुनकर उसे गुस्से से बोलने लग जाती है कि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो दोनों ये घर एक बिजनेस के लिए ले रहे हैं और वो अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन बाद अनुपमा अपने हस्बैंड के साथ मैटरनिटी हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब अनुपमा इस बात से खुश भी
है और दुखी भी है। और फिर से स्टोरी वहीं पर चली जाती है जहाँ शकुंतला अपने पति और बेटी अनुपमा के साथ खेल रही है। लेकिन एक बार अनुपमा को खिलाते टाइम उसके हाथ में उसकी ब्लैक बुक आ जाती है, जिस बुक ने उसने अपने बारे में लिखे हुए आर्टिकल्स रखती थी। और ये सब देखकर उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है। वो अपने पति पारितोषिक से बात करती है कि मुझे अपनी पुरानी लाइफ याद आ रही है, क्योंकि मैथ्स ही शकुंतला का पहला प्यार था। पारितोषिक एक अच्छे हस्बैंड की तरह कहता है कि तुम ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी चाहे शो कर सकती हो। अनुपमा का ध्यान वो खुद रख लेगा। और अब शकुंतला की एंट्री सबको हिलाकर रख देती है। और इस बार शकुंतला ने कंप्यूटर को 40 सेकेंड से कैलकुलेशन में हराया और लंदन में लार्जेस्ट कैलकुलेशन एवर डन बाय ह्यूमन बीइंग का रिकॉर्ड भी बनाया। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक शकुंतला के ब्रेन की स्टडी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं चलता कि शकुंतला का दिमाग इस तरह कैलकुलेशन कैसे कर लेता है। इस बारे में शकुंतला पारितोषिक को सब कुछ बताती है और फिर वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि अनुपमा ने आज अपना पहला शब्द बोला है और वो है बाबा। और शकुंतला फोन काटकर इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है। वो अपनी बेटी अनुपमा और पारितोषिक को मिस कर रही थी और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने पति और बेटी के साथ पूरे वर्ल्ड में शोज करेगी। लेकिन पारितोषिक इस बात से साफ इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी तरह बंजारों की तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। इस बात से दोनों में लड़ाई हो जाती है। शकुंतला अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ साल बाद हम अनुपमा को देखते हैं, जहाँ वो अक्सर अपने बाबा को याद करती है। वो यहाँ बहुत अकेली पड़ चुकी है क्योंकि शकुंतला उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। आज शकुंतला टॉप मैथमेटिशियन के साथ वर्ल्ड की टॉप एस्ट्रोलॉजर भी बन जाती है। और इसी बीच शकुंतला और अनुपमा के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। अनुपमा अपनी माँ के साथ पूरे वर्ल्ड के जीनियस से मिलती है, लेकिन उसने भी अपनी माँ की ही तरह अपना बचपन कहीं खो दिया था। शकुंतला को लग रहा था कि वो अपनी बेटी को एक आराम की जिंदगी दे रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसी की तरह उसकी बेटी का भी बचपन निकलता जा रहा है। और ये बात अनुपमा अपने बाबा को चिट्ठी में लिखती है, लेकिन उसके बाबा की तरफ आज तक कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। शकुंतला अनुपमा से कहती है कि शायद तुम्हारे बाबा काफी बिजी होंगे, लेकिन असल में बात ये है कि शकुंतला अनुपमा के लेटर्स उसके बाबा तक पहुंचा देती है, लेकिन उसके बाबा के लेटर्स कभी भी अनुपमा को नहीं देती। और फाइनली एक बार शकुंतला जब मुंबई जाती है तो वो अपने हस्बैंड पारितोषिक से मिलती है। वो उसे अपनी बेटी अनुपमा के बारे में पूछता है। शकुंतला अपनी बेटी के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। पारितोषिक उससे कहता है कि क्या तुम एक जगह नहीं टिक सकती? अनुपमा को हर जगह ले जाना जरूरी है क्या? शकुंतला उससे कहती है कि वो एक इंसान है, ना कि कोई पेड़ जो एक जगह खड़ा रहे। वो उससे कहता है कि हम अनुपमा को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं क्योंकि वो स्कूल को बहुत मिस करती है। शकुंतला उससे कहती है कि अनुपमा को कोई स्कूल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसी की तरह एक जीनियस है। वो मेरे साथ पूरा वर्ल्ड घूमती है और दुनिया के कितने ही इंटेलिजेंस से मिलती है। वो हर एक दिन कुछ नया सीखती है। पारितोषिक उसे अपना बचपन याद दिलाता है और कहता है कि वो भी तुम्हारी तरह अपना बचपन कहीं खो रही है। फिर फाइनली शकुंतला इस बात के लिए मान जाती है और वो अनुपमा को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देती है। शकुंतला उसे बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए इसलिए मान गई क्योंकि वो अनुपमा को पारितोषिक के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहती। समय बीतता है और अनुपमा अब 16 साल की हो चुकी है। शकुंतला उसकी हर छुट्टियों में उसे घूमने के लिए लेके जाती है, लेकिन वो हर बार यही कहती है कि वो अपनी छुट्टियां अपने बाबा के साथ बिताना चाहती है, ना कि वो शकुंतला के साथ। फिर शकुंतला अपनी बुक की पब्लिसिटी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देती है कि अनुपमा के बाबा एक होमोसेक्सुअल थे, यानी कि शकुंतला के एक्स हस्बैंड एक होमोसेक्सुअल थे। अनुपमा से ये झूठ बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। शकुंतला भी उसके पीछे आ जाती है और वो अनुपमा से कहती है कि अपनी बुक की पब्लिसिटी के लिए ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन अनुपमा के लिए ये कोई छोटा झूठ नहीं था। वो उस पर चिल्लाकर कहती है कि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो और उसे अपने बाबा के साथ रहना है, शकुंतला के साथ बिल्कुल नहीं। शकुंतला उससे कहती है कि चलो घर चलें। अनुपमा कहती है कि हमारा कोई घर नहीं है क्योंकि वो हमेशा से होटल में ही रहे हैं। अब कुछ टाइम के लिए शकुंतला अनुपमा के लिए एक घर लेती है और वो अनुपमा से कहती है कि अब वो कुछ वक्त के लिए कोई भी शोज नहीं करेगी और अगर अनुपमा चाहती है तो वो अपने बाबा से भी बात कर सकती है। ये सुनकर अनुपमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पहली बार अपनी माँ के साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करती है।
फिर अनुपमा शकुंतला से एक घर खरीदने को कहती है। वो एक बिजनेस करना चाहती है, पुराने घर खरीद कर उन घरों को रिफ्रेशिंग करके उनको बेचेगी और ये आइडिया शकुंतला को काफी पसंद आता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 1987 में, जब ये माँ बेटी बेंगलोर में एक पार्टी अटेंड कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक अजय नाम का लड़का मिलता है। वो शकुंतला से आकर बात करता है और शकुंतला उसके बात करने के ढंग से इम्प्रेस हो जाती है और शकुंतला अनुपमा से कहती है कि मुझे लगता है कि ये मेरा दामाद बनेगा, और होता भी यही है। अनुपमा और अजय एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अनुपमा ये बात अपने पेरेंट्स को बता देती है और शादी के लिए सब राजी हो जाते हैं। फिर शकुंतला अपने होने वाले दामाद को अपने साथ शॉपिंग में लेकर जाती है। वो अजय से कहती है कि तुम दोनों शादी के बाद लंदन में ही रहोगे, लेकिन अजय इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि शादी के बाद हम बेंगलोर में ही रहेंगे। शकुंतला इस बात से नाराज हो जाती है। वो अनुपमा से ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा ये रिश्ता तोड़ने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अब वो अजय से प्यार करती है। और अनुपमा घर छोड़कर अपने बाबा के पास चली जाती है और उसी घर में शकुंतला को बिना बताए अजय से शादी कर लेती है। अब कहानी शिफ्ट होकर 2001 में आती है, जहां शकुंतला का एक इंटरव्यू हो रहा था। वहां का होस्ट शकुंतला की इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शकुंतला अपने जवाबों से उसका मुंह बंद कर देती है। फिर शकुंतला से कुछ आसान से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उस स्क्रीन पर सवालों की जगह अपने परिवार की छवि दिखाई दे रही थी और वो सवालों के गलत जवाब दे देती है। शकुंतला को अपना अतीत याद आने लगा था और वो शो छोड़कर सीधा बेंगलोर अपने पुराने घर चली जाती है। उस घर में जाकर वो अपनी माँ का एक संदूक खोलती है। उस संदूक से उसे कुछ न्यूज़पेपर के क्लिप मिलते हैं और उसे वहाँ से अपने बचपन का बहुत सारा सामान मिलता है, जो उसकी माँ ने सालों से संभाल कर रखा था। अब शकुंतला के दिल में जो अपनी माँ के लिए नफरत थी, वो एक ही पल में खत्म हो गई थी। उसे लगता था कि उसकी माँ को उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इतने सालों के बाद भी उसकी माँ ने उसकी यादें संभाल कर रखी हुई थी। फिर उसे उसकी माँ का एक कपड़ा मिलता है, जिसे वो अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। और यहाँ हम अनुपमा को एक पार्टी में देखते हैं। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आई थी। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो बताती है कि वो नैनी के साथ है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि ये टाइम तुम्हें अपनी बेटी को देना चाहिए, ना कि अपने बिजनेस को। अनुपमा इस बात को बेहद सीरियस लेती है और वो उसी वक्त वहाँ से अपनी बेटी के पास चली जाती है। रात को अनुपमा इस बारे में अजय से बात करती है कि हमें अपनी बेटी को टाइम देना चाहिए। अजय भी उसकी बात से सहमत होता है। फिर अजय उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने लंदन की प्रॉपर्टी बेच दी है और ये वही प्रॉपर्टी थी जिस पर अनुपमा तब से काम कर रही है जब वो सिर्फ 16 साल की थी। और शकुंतला को प्रॉपर्टी बेचकर उसे जो भी प्रॉफिट हुआ, इसमें से अनुपमा को उसने कुछ भी नहीं दिया और अब प्रॉपर्टी का टैक्स अनुपमा को ही भरना होगा। ये टैक्स इतना ज्यादा था कि वो पूरी जिंदगी में भी ये नहीं चुका सकती थी। फिर अनुपमा अपनी माँ के खिलाफ लंदन में क्रिमिनल केस दर्ज करा देती है। फिर अनु और शकुंतला की जज के पास एक मीटिंग बैठाई जाती है, लेकिन यहाँ शकुंतला समझ चुकी थी कि वो पूरी जिंदगी उसने अपनी माँ से नफरत की, लेकिन आखिर में उसे इस बात का पछतावा हुआ और यही नफरत अनुपमा के मन में अपनी माँ के लिए है। शकुंतला इस नफरत को मिटाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि अनुपमा को भी पछताना पड़े। शकुंतला उससे कहती है कि मैंने जो भी उसके साथ किया वो मुझे इसके लिए माफ कर दे। और अनुपमा ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो उन सब से कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ अकेला छोड़ दें। फिर वहीं पर अनुपमा को एक ब्लैक बुक मिलती है। उस एल्बम में अनुपमा और शकुंतला की दुनिया भर की यात्रा के समय की यादगार तस्वीरें थी। फिर वो अजय को कॉल करती है और वो उसे उन तस्वीरों के बारे में बताती है। अनुपमा ने आखिरकार अपनी माँ को माफ़ कर दिया था और पिछले कुछ सालों से उसकी अनदेखी करने के लिए वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। लास्ट में माँ और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और अंत में अनुपमा और अजय अपनी बेटी के साथ शकुंतला का शो देखने जाते हैं। उन्हें वहाँ दुनिया के पहले इंसानी कंप्यूटर का खिताब भी मिला, जिसे अनुपमा को उनके जैसी माँ होने पर गर्व हुआ। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।